नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कक्षा 11-12 के सभी बच्चों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, मैं झीनी सक्सेना, व्याख्याता, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पड़रिया काछी से हूँ। आज हम रसायन विज्ञान भाग 1 के एकक 9 उप सह संयोजन यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम उप सह संयोजी यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इनकी संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। उप सह संयोजी यौगिक क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें। आपने पिछले अध्याय में संक्रमण धातुओं के बारे में पढ़ा था और जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं वो संकुल यौगिक बनाती हैं, जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायनों या उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजन कर परिबद्ध होता है या जुड़ता है। तो ये जो सहसंयोजन यौगिक हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्या होते हैं। रसायन विज्ञान में उप सहसंयोजक यौगिक, या जिनको कि हम संकुल भी कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या मेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उन यौगिकों को कहते हैं जिनमें कोई परमाणु या आयन, प्रायः क्या होते हैं, ये धात्विक, जो परमाणु होता है या आयन होता है वो कैसा होता है, धातु होता है, को घेरे हुए अणुओं या धनायनों के व्यूह से जुड़ा हो। बहुत से धातु युक्त यौगिक उप सहसंयोजक यौगिक ही हैं। जैसे हमारे पौधों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, हमारे शरीर में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, क्रमशः मैग्नीशियम, आयरन तथा कोबाल्ट के उप सहसंयोजन यौगिक हैं। सबसे पहले उप सहसंयोजन यौगिकों के बारे में अल्फ्रेड बर्नर ने एक सिद्धांत दिया था और इसके लिए उन्होंने पहले क्या किया था कि इन यौगिकों को बनाया था। आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने अनेक उप सहसंयोजी यौगिक बनाए और उनकी विशेषता बताई। वर्नर ने धातु आयन के साथ प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता की धारणा प्रतिपादित की। द्विअंगी यौगिक जैसे क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड या लेड क्लोराइड में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता क्रमशः 3-2-2 है। कोबाल्ट 3 क्लोराइड में अमोनिया से बने विभिन्न यौगिकों में धातु आयन से सीधे जुड़े समूह की संख्या को द्वितीयक संयोजकता कहा है, जो क्या होती है 6। जैसा कि आप नीचे एक इस सारणी में देख रहे हैं, हमने यहाँ कलर लिखा है, वो कौन सा है, येलो माने पीला। तो कोबाल्ट के ये सभी संकुल हैं या सहसंयोजी उप सहसंयोजी यौगिक हैं, जिनमें की अलग अलग इनके रंग होते हैं जो उनके डी उपकक्ष की वजह से होते हैं, जिसके बारे में वही आगे हम अध्ययन करेंगे। तो इनमें इनकी संयोजकता जो होती है, द्वितीयक संयोजकता, वो सब में कितनी होती है, 6 होती है। अब बर्नर का सिद्धांत क्या था? किसी यौगिक की प्राथमिक संयोजकता इसकी ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित होती है तथा द्वितीयक संयोजकता इसकी संयोजकता संख्या से संबंधित होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, कोबाल्ट है, इसकी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता जो है वो अलग अलग तरह से होती है। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1। इसके ऊपर 1 ऋणावेश है, तो ये पूरा संकुल जो है एक धनावेशित कण के समान कार्य करता है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। उप सहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता।
प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होती है। प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता उदासीन तथा ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है। प्रत्येक धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। इसे धातु की उप संयोजकता भी कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता से जुड़े परमाणु को डॉटेड लाइन मतलब इस तरह की लाइन से व्यक्त करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता से जुड़े समूह को फुल लाइन या पूरी लाइन से व्यक्त करते हैं। धातु की द्वितीयक संयोजकता से जुड़े समूह एक विशेष ज्यामिति का निर्माण करते हैं, क्योंकि आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा, आप अध्याय 9 जो कि आपको पेज क्रमांक 253 पर मिलेगा, इसका अध्ययन करेंगे तो आपको वहां बहुत सारे यौगिक जो है वो दिखाई देंगे। इससे पहले आइए हम जानते हैं कि ये द्विक लवण और संकुल यौगिक में क्या अंतर होता है। द्विक लवण मतलब जो दो प्रकार के धातु या उनके आयनों से मिलकर बनते हैं। जैसे उसमें एक ही धातु के क्लोराइड भी हो सकते हैं और दूसरी धातु के क्लोराइड भी आपस में हो सकते हैं, जिन्हें कि हम साधारण तौर पर अयस्क भी कहते हैं, वो होते हैं द्विक लवण। और संकुल लवण जो कि उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जिसमें कि जो संयोजन होता है वो आयनिक भी होता है और सहसंयोजन भी होता है। आइए अब इनके अंतर जानते हैं। यह ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जबकि संकुल यौगिक ठोस व जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं। दूसरा, जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जैसे कार्नेलाइट। ये क्या है? एक अयस्क मूल लवण जिसको कि हम प्रयोगशाला में भी बनाते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। अब संकुल यौगिक क्या होता है? ये जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड में उपस्थित फेरोसाइनाइड संकुल आयन आयरन तथा CN आयनों में वियोजित नहीं होता है। ये एक टोटल आयन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों में यह अंतर होता है। अब हम उप सहसंयोजन यौगिकों से संबंध में कुछ पारिभाषिक शब्द और उनकी परिभाषा, क्योंकि उप सहसंयोजन यौगिक की संरचना थोड़ी जटिल होती है, इसलिए उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स उनके होते हैं, उनकी जो ज्यामिति होती है, उसके लिए कुछ प्रमुख परिभाषाएं या पारिभाषिक शब्द हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। तो उनकी परिभाषाएं, उसमें पहला है उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता, जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन इंटेनिटी कहते हैं। फिर केंद्रीय परमाणु आयन, जिसको कि सेंट्रल एटम या आयन कहते हैं। लिगेज या इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज, जिसे लिगेंड्स कहते हैं। उप सहसंयोजन संख्या, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम CN भी कहते हैं। समन्वय मंडल, जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। समन्वय बहुलक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स। फिर केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, होमोलैप्टिक व हेट्रोलैप्टिक संकुल, इनको संकुल को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये आपको पता ही है। दूसरा, प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम EAN से भी प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानते हैं एक एक के बारे में। उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय समूह, जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उप सहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। मतलब जिनसे मिलकर के बना होता है कोई भी संकुल, वो जो धातु है और उससे जो निश्चित संख्या में आयन जुड़े हुए हैं, उनसे मिलकर जो निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं संयोजन सत्ता। जैसे कोबाल्ट क्लोराइड अमीन्स के साथ मिला हुआ है, ये एक उप सहसंयोजन सत्ता हो गई, जिसमें कोबाल्ट आयन 3 अमोनिया अणुओं तथा 3 क्लोराइड आयनों से घिरा है। एक अन्य उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे निकेल और कोबाल्ट, जिसमें कि ये अमीन से जुड़े हैं। प्लेटिनम क्लोराइड
अमीन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आयन्स है और ये पूरे संकुल यौगिक है। दूसरा है केंद्रीय परमाणु या आयन। उपसह संयोजन सत्ता या संकुल में वह धातु परमाणु या आयन जिसमें एक नियत संख्या में अणु उपसह संयोजक बंध से जुड़े होते हैं। जैसे कोबाल्ट अमीन जो है, इसमें संकुल में कोबाल्ट +2 जिस पर आवेश है, आयन केंद्रीय आयन है। इसमें इसे लुईस अम्ल भी माना जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज है जो कि प्रकृति में लुईस क्षार होते हैं को ग्रहण करते हैं। भाई ये धनावेशी थे तो ये इलेक्ट्रॉन दाता जो है स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन देने वाली होंगी उनसे ही आकर के जुड़ता है, जिन्हें कि हम प्रकृति में लुईस क्षार होते हैं। तीसरा है लिगेंड्स या इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज। उपसहसंयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु आयन से परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगेंड्स कहलाते हैं। ये सामान्य आयन हो सकते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, हाइड्रोक्सिल। छोटे अणु हो सकते हैं जैसे H2O या NH3। बड़े अणु हो सकते हैं, ये सब छोटे अणु हैं और ये बड़े अणु हैं। बड़े अणु और भी हैं जैसे CH2 CN ट्वाइस या NCH2 CH2 NH2 थ्राइस या अथवा वृद्धाणु भी हो सकते हैं जैसे प्रोटीन। तो इस प्रकार से ये किसी भी प्रकार की स्पीशीज हो सकती है। अब इन लिंगेट्स का वर्गीकरण है। वर्गीकरण में लिंगेट्स में दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है एक दंतुर लिंगेट या एडेंचर लिंगेट्स। इसमें एक दाता परमाणु होता है जैसे NH3, H2O, RNH2, RNH, R3N, Cl मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्सिल, साइनाइड और नाइट्रोसाइनाइड। दूसरा है द्विदंतर लिंगेट्स। इनमें दो दाता परमाणु होते हैं जैसे कि एथेन 1,2 डायअमीन। अब इसमें ये पूरा ही एक लिंगेट की तरह से कार्य करता है या एथिलीन डायअमीन। अगला त्रिदंतुर लिंगेट्स, 3 लेग्ड लिंगेट्स। ये 3 दाता परमाणु होते हैं जैसे डाई एथिल ट्रायअमीन। फिर षट तंदुर लिंगेट्स, इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं। षट जैसा कि हेक्सा या षट से समझ में ही आ रहा है। इसमें एथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट या इसको EDTA एथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। इससे संबंधित प्रश्न भी बेटा परीक्षाओं में आता है जिसमें कि हमको ये पूछा जाता है कि EDTA क्या है, इसके बारे में लिखिए, जिनका अपन आगे भी अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं 5वां प्रकार उभयदंतुर लिंगेट्स, एम्फीबियंस लिंगेट्स। उभयदंतुर मतलब एम्फीबियंस को कहते हैं जो उभयधर्मी होते हैं। वे दंतुर लिंगेट्स जिनमें 2 अलग अलग दाता परमाणु होते हैं, उन्हें उदाहरण उनके हैं उभयदंतुर लिंगेट्स कहते हैं। जैसे M मेटल है, Cn है या MnC। दोनों बने हुए एक ही प्रकार के परमाणुओं से, पर दोनों की संरचनाएं जो है वो अलग अलग हो जाती है। छठा प्रकार है कीलेट लिंगेट्स। द्विदंतुर या बहुदंतुर लिंगेट्स केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर 5 या 6 सदस्य वलय बनाते हैं। इस वलय को कीलेट लिंगेट्स कहते हैं तथा बने यौगिक को कीलेट यौगिक कहते हैं। कीलेट लिंगेट्स के उदाहरण है ENOX, ऑक्सिलेट, ये सब EDTA4- जिसका होता है ग्लिसरॉल, और EN मतलब एथाइलिन। तो इस प्रकार से जो कीलेट है इसके बारे में भी परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आते हैं कि कीलेट क्या होते हैं। अब अगला है उपसह संयोजन संख्या, जिसको कि कोऑर्डिनेशन नंबर या मैंने जैसा कि आपको बताया था इसको हम CN भी कहते हैं। एक संकुल में धातु आयन की CN या कोऑर्डिनेशन नंबर उससे आबंधित लिगेंडोस के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं। उदाहरण संकुल आयनों जैसे प्लेटिनम क्लोराइड जो है तथा निकिल
अमीन्स में एमाइड्स बोलेंगे इसको, में प्लेटिनम और निकेल की उप सहसंयोजन संख्या क्रमशः 6 तथा 4 है। देखिए यहाँ ये 6 है और यहाँ ये 4 है। इसी प्रकार संकुल आयनों Fe(C2O4) 3 और कोबाल्ट इथाइल में 3 है। यहाँ में फ्लोरीन लोहा और कोबाल्ट दोनों की समन्वय संख्या 6 है, क्योंकि ऑक्सलेट तथा एथेन 2 डाइएमीन्स, EN का मतलब होता है एथेन 1 2 डाइएमीन द्विदंतुर लिगेंड्स हैं। उप सहसंयोजन संख्या के संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय परमाणु या आयन की उप सहसंयोजन संख्या केंद्रीय परमाणु आयन तथा लिगेंड्स के मध्य बने केवल सिग्मा आबंधों की संख्या के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। यदि लिगेंड्स तथा केंद्रीय में के मध्य पाई आबंध बनते हैं तो उन्हें नहीं गिना जाता है। ये कुछ संकुल यौगिक हैं जिनके की हमको यहाँ उप सहसंयोजन संख्या दी हुई है। यदि केंद्रीय धातु परमाणु में द्विदंतुर लिगेंड्स जुड़े हैं तो उनकी संख्या को 2 से गुणा करके उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करते हैं। पांचवा आया समन्वय मंडल। केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े लिगेंड्स को गुरु कोष्ठक में लिखते हैं। गुरु मतलब बड़ा, इस प्रकार का जो कोष्ठक होता है उसको गुरु कोष्ठक कहते हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से समन्वय मंडल कहते हैं। मतलब इस कोष्ठक के अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है केंद्रीय धातु या उससे जुड़े लिगेंड्स को, तो वो क्या कहलाता है, समन्वय मंडल कहलाता है। जैसा कि अपन उदाहरण में देख ही रहे हैं कि इसमें फेरस साइनाइड जो है वो FeCN6 जो है वो क्या है, समन्वय मंडल है। इसमें अमीन जो है वो समन्वय मंडल है। इसमें क्लोराइन जो है वो बाहर है तो वो समन्वय मंडल में शामिल नहीं होगा। छठा है समन्वय बहुलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स। केंद्रीय धातु तथा परमाणु तथा उससे जुड़े लिगेंड की द्विक स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुलक कहते हैं। जैसे कि इनकी संरचनाएं हमको दिख रही हैं, अभी हमने देखा कुछ डॉट लाइन्स हैं, कुछ बड़ी लाइन्स हैं, कुछ सिंगल इस प्रकार की लाइन। तो इनके आधार पर क्या होता है कि इनकी जो संरचना होती है, फलक मतलब जो सतह है, जैसे कि अपन चतुर्भुज त्रिभुज जैसे आपने आसपास बुक है तो उसकी कितनी फलक हैं वो देखा होगा। तो उस प्रकार से ये चतुष्फलकीय, समतलीय, वर्गाकार और अष्टफलकीय होते हैं। अब है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। जब संकुल यौगिक के केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगेंड्स को उनके साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा लेने पर केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसे केंद्रीय परमाणु के संकेत के साथ कोष्ठक में रोमन अंक से लिखा जाता है। रोमन अंक मतलब जैसे हम इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखते हैं उसमें दर्शाते हैं। जैसे CuCN4 गुरु कोष्ठक 3 माइनस Cu की ऑक्सीकरण संख्या 1 है तथा इसमें Cu 1 इस तरह से लिखा जाएगा। ये रोमन शब्द है जिसको कि हम काय में लिखते हैं, कोष्ठक में लिखते हैं। बच्चों आपकी पुस्तक में जो भी जो ये जितनी भी परिभाषाएं जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब दी हुई हैं और आप उसमें से इन परिभाषाओं को पढ़िएगा और इन जो परिभाषाएं मैं यहाँ बता रही हूँ इनको अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करिएगा, क्योंकि ये जो आपकी पुस्तक में दी हुई है उनसे हमने उसको सरल करके आपको बताया है। अब हम होमोलैप्टिक की संकुल की परिभाषा देखते हैं। वह संकुल यौगिक जिनमें लिगेंड्स के सभी दाता परमाणु समान होते हैं उन्हें होमोलैप्टिक संकुलन कहते हैं। जैसे निकिल कोबाल्ट, कॉपर अमीन सल्फेट। हेट्रोलैप्टिक संकुल वह संकुल यौगिक हैं जिनमें लिगेंड्स के दाता परमाणु अलग अलग होते हैं। जैसे प्लेटिनम है, इसके साथ ही अमोनिया जो NH3 है जिसको कि हम अमीन कहते हैं 2 है और क्लोरीन के 2, तो ये दोनों अलग अलग तरीके से इसमें जुड़े हैं। इसमें क्या है, एक जैसे हैं इसलिए इनको हम होमो कहते हैं और इसको हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। अगला हमारा जो परिभाषा है वह है प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम EAN भी कहते हैं। सिब्रिक के अनुसार जिन धातु या आयन के
EAN का मान उनकी निकटतम अक्रिय गैस के समान हो तो वह यौगिक स्थायी होता है। वैसे भी हमें मालूम है कि अक्रिय गैसें जो है वो कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं। इनके अनुसार जिस धातु या आयन के EAN का मान उसकी निकटतम अक्रिय गैस के समान हो वह यौगिक भी स्थायी हो जाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्लस CN। आप ये अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था, वो CN। तो इस प्रकार से हम प्रभावी परमाणु क्रमांक जो है उसको ज्ञात करते हैं। यहाँ कुछ उप सहसंयोजक यौगिकों के धातु परमाणु के लिए EAN के मान है। ये संकुल है, जो संकुल उप सहसंयोजक यौगिक हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, परमाणु क्रमांक है और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या है। इस प्रकार से हम उनके सबके EN को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए ये 36, ये 36 और ये 86, ये किसके हैं, जो अक्रिय गैसें हैं उनके हैं। तो ये यौगिक कैसे यौगिक हो गए, स्थायी यौगिक हो जाते हैं। अब उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, जैसा कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों में करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, उसी प्रकार से हमको उप सहसंयोजक यौगिकों का भी नामकरण करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो उप सहसंयोजन सत्ताएं हैं उनके सूत्र का लेखन कैसे किया जाता है उसको जानते हैं। एक केंद्रीय उप सहसंयोजन सत्ताओं के सूत्र लेखन। केंद्रीय धातु को सबसे पहले लिखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ये नीचे आप एक उदाहरण ले सकते हैं, ये केंद्रीय धातु है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर लेखेंडों को वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। वर्णमाला का क्रम मतलब जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसके क्रम में। इनकी स्थिति आवेशों पर निर्भर नहीं होती है। उसके बाद बहुदंतु लिंगेट्स को भी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। चौथा पॉइंट क्या करते हैं, धातु परमाणु तथा उपस्थित लिंगेट समेत संकुल सत्ता के सूत्र को गुरु कोष्ठक में इस प्रकार से लिखते हैं। ये उसके क्या है, लिंगेट्स है, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, गुरु कोष्ठक है, उसमें इनको लिखते हैं। इनमें लिंगेट्स एवं धातु परमाणु के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता। जब भी हम इसको लिखें तो हम यहाँ बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं रखना चाहिए। जब इनको बिना किसी प्रति आयन के लिखते हैं तो इनके आवेश को गुरु कोष्ठक के बाहर दाहिनी ओर मूर्धांक मतलब सुपर स्क्रिप्ट में इस तरह से ऊपर की तरफ लिखते हैं। धनायनों के आवेश को हमेशा ऋणायन के आवेशों से संतुलित करते हैं। कि जितने धनायन है, जैसे यहाँ 3 है, तो जब भी हम संतुलित करेंगे तो यहाँ ऋणायन भी कितने होंगे, हमारे पास 3 ही होंगे। अब उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। उप सहसंयोजक यौगिकों का नाम योगात्मक नामकरण के सिद्धांत के आधार पर लिखे जाते हैं। उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम देने के लिए निम्न नियम काम में आते हैं। पहला, IUPAC नाम लिखते समय धनायन को पहले रखते हैं। सबसे पहले किनको रखेंगे हम, धनायन, तथा ऋणायन को बाद में लिखा जाता है। नाम के लिखते समय धनायन तथा ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। संकुल यौगिक का नाम लिखते समय लिंगेट को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है तथा इसके बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में कोष्ठक के अंदर बंद करके लिखा जाता है। ऋणायनिक, उदासीन, धनायनिक लिंगेट्स के नाम निम्न प्रकार से लिखते हैं। आइए अब हमको देखते हैं कैसे लिखते हैं। यदि हमें ऋणायनिक लिंगेट्स के नाम लिखने होते हैं तो जिन ऋणायनों के अंत में IDE या अंतिम अक्षर E हो को O में व उनके अंत में इट या एट को I2 में या एटो में परिवर्तित करते हैं। जैसे ब्रोमो, क्लोरो, जैसे ब्रोमाइड था, फ्लोराइड था, तो ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, ऑक्सो, साइनो, आइसोसाइनो, हाइड्रोक्सो, सल्फेटो, थायोसल्फेटो, नाइट्रो एंड नाइट्रो, नाइट्रो ओ नाइट्रो, थायोसाइनेटो, थायो एस थायोसाइनेटो, थायो एंस आइसोथायोसाइनेटो
मतलब ओ लगा करके हर एक के अंत में हम ओ लगा देते हैं। जितने भी ऋणायिक लिंगेट्स होते हैं उनको हम ओ लगा करके इस प्रकार से लिखते हैं। उदासीन लिंगेट्स, इनका नाम अणुओं के नाम के द्वारा ही दिया जाता है, परंतु कुछ लिंगेट्स का विशिष्ट नाम दिया जाता है। पहला अणुओं के नाम पर, जैसे C5H5N, ये पिरिडीन है, इसको PY लिखते हैं। C4N2S थायोयूरिया को TA लिख देते हैं। C6H5 3P ट्राइफेनिल फॉस्फीन। इसके बाद इसमें है CH2 NH2 ट्वाइस एथेन 1,2 डाइएमीन, इसको EN लिखा जाता है। तो ये उदासीन लिंगेट्स होते हैं, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। फिर विशिष्ट नाम, जैसे H2 के लिए एक्वा, CO के लिए कार्बोनिल, CS के लिए थायोकार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल। बच्चों, आप जब अपनी पुस्तक में जो हमको उपसह संयोजी यौगिक दिए हुए हैं, उनमें जब आप इन संकेतों को या इन समूहों को आप देखेंगे तो आप इन नामों को ध्यान में रखिएगा। फिर तीसरा होता है कार्बनिक मुक्त मूलक। जब ये लिंगेट्स के समान कार्य करते हैं तो उनका वास्तविक नाम ही रहता है, जैसे CH3, C2H5, C6H5 को क्रमशः मैथिल, एथिल और फेनिल भी कहते हैं। अब दूसरा है धनात्मक लिंगेट्स। धनात्मक लिंगेट्स, इनके नाम के अंत में इयम, नाइट्रोनियम जैसे हो गया, नाइट्रोसोनियम हो गया, हाइड्रोजीनियम हो गया, इस तरह से इयम लगा दिया जाता है। लिंगेट्स की संख्या को आंकिक पूर्व लग्नों द्वारा सूचित करते हैं। जब इनकी संख्या एक से अधिक हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या हेक्सा में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ देखिए हेक्सा लिखा हुआ, उदाहरण आपको भी मैं बताती हूँ। धनात्मक तथा उदासीन लिंगेटों का नाम विशेष रूप से समाप्त नहीं होता है, परंतु ऋणायन के नाम में अंत में अनुलग्न एट का लगाते हैं, जैसे आयरन का फेरेनेट, कॉपर का क्यूपरेट, टिन का स्टेनेट, सिल्वर का अर्जेनेट, लेड का प्लम्बेट, गोल्ड का आरोट लिखते हैं। जैसे अब यहाँ K3 FeCN6 होल ट्वाइस 6 और ये गुरु कोष्टक में। पोटेशियम हेक्सा साइनो, अब हमने इसको साइनो कर दिया और Fe को फेरेट कर दिया। यहाँ पोटेशियम की जो संख्या है वो कितनी, 3 है, तो ये इस कोष्ठक में हमने यहाँ 3 लिख दिया। तो इस प्रकार से हम इसका पूरा का पूरा नामकरण जो है वो करते हैं। उभयतर लिंगेट्सों को या तो अलग अलग नामों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे थायोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेट, अथवा लिंगेट्स के नाम के बाद परमाणु का प्रतीक लिखते हैं। इनको एक योजक हाइफेन द्वारा अलग से व्यक्त करते हैं, जैसे NH4 थ्राइस CrSnCN6, अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो S क्रोमेटो 3। अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो, यहाँ N आया है तो N एज इट इज हम लिख देते हैं। सल्फर है ये है नाइट्रोजन, और प्लेटिनम 4। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण करते हैं। किसी उपसह संयोजी यौगिक का नाम लिखने के लिए निम्न विधियों को ध्यान में रखना चाहिए। इनका IUPAC नाम बड़े अक्षर से शुरू नहीं करना चाहिए। हमेशा इनको अपन को छोटे अक्षर, जब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो छोटी ABCD में लिखना चाहिए। संकुल सत्ता का नाम एक ही शब्द में लिखना चाहिए। आयनिक संकुलों के नाम में संकुल सत्ता और प्रत्यायन के मध्य स्थान छोड़ना चाहिए। जैसा किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।